ओके चल। तो क्वेश्चन एक बार वापस रीड करते हैं। ये थर्ड वाला पार्ट। ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 200 प्रोडक्शन आवर्स का एट 250 पर आवर। ठीक है। इस पे से 100 आवर्स हमने सप्लाई कर दिया। और उसका जो रिवेन्यू है वो हमने बुक्स पे रिकॉर्ड कर दिया, तो 100 आवर्स का 250 के हिसाब से 25,000 वो ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्डेड है। अभी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ और उन्होंने बोल रहे कि और 50 एडिशनल आवर्स हम लोग को सप्लाई करो। तो अपने को बैलेंस 100 आवर्स सप्लाई करना था, लेकिन उसके पे भी अपन 150 आवर्स सप्लाई करेंगे। तीन सिचुएशन दिया है कि आर्ली रेट 200 पे सप्लाई करना है। दूसरा कि 200 फॉर द रिमेनिंग आवर्स, सिर्फ रिमेनिंग आवर्स के लिए 200। और तीसरा बोले कि 200 फॉर टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो तीन सिचुएशन में हम लोग को आंसर बताना है कि इसको बुक्स पे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफिकेशन का टाइप क्या है ये अपने को समझना है। तो मॉडिफिकेशन के जो टाइप्स है उस पे अपन जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन के टाइप्स में अ, तीसरा जो टाइप है कंटिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग विद मॉडिफिकेशन, उसको क्या बोलता है कि जो रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पहले का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था वही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपने को आगे कंटिन्यू करना है, ओनली विथ मॉडिफिकेशन इन कंसिडरेशन। ठीक है। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना है कि मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कंसिडरेशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन। अगर अपना जो प्राइसिंग है वो अगर अपन रिवाइज कर रहे हैं तो वो केस में जो ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्ड हो चुका है उसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कैसे होगा ये सब में देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि जो 50 आवर्स अपन एडिशनल बोल रहे हैं वो एट आर्ली रेट ऑफ 200 अपने को सप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो पहले ओरिजिनल 200 आवर्स था उसका रेट रहेगा 250। ठीक है, ओरिजिनल का रेट रहेगा 250। और जो नया 50 आवर्स है वो अपने को सप्लाई करना है 200 पे, यानी कि टोटल होगा 10,000। यानी कि अगर मैं टोटल करूँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का तो इसका 200 आवर्स प्लस 50 आवर्स यानी कि 250 आवर्स। और टोटल कंसिडरेशन है 50,000 प्लस 10,000 यानी कि 60,000 टोटल कंसिडरेशन है। यानी कि अगर मैं एवरेज रेट निकालूँ तो 60,000 डिवाइड बाई 250, 240 का रेट आएगा। ठीक है, 240 का रेट मिलेगा। अब अगर रेट 240 हो रहा है यानी कि रेट अगर मॉडिफाई हो रहा है तो एग्जिस्टिंग जो हमने सेल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है अपने को उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि 100 आवर्स को ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्ड कर लिया है 250 के हिसाब से 25,000 बुक्स पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन इसका जो भी रेट है वो 250 से चेंज होकर 240 पे आ रहा है। तो नया सेल्स अपने को 100 इंटू 240 24,000 का चाहिए। और ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है 25,000, यानी कि 1,000 का अपने को सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और जो बाकी का रेवेन्यू रहेगा वो 150 इंटू 240 यानी कि 36,000 का रहेगा। यानी कि कैलकुलेशन अगर मैं लिख के तुम लोग को बताऊं तो 100 इंटू 250, 25,000 हमने ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्ड कर लिया है। अपना जो एवरेज रेट आ रहा है वो अभी 240 आ रहा है, यानी कि अपने को बुक्स पे 24,000 ही चाहिए।
यानी कि सेल्स को अपने को 1,000 से कम करना पड़ेगा, रिडक्शन इन सेल्स। तो अभी अपन जो सेल्स रिकॉर्ड किया था उसका रिवर्सल करेंगे 1,000 रुपये से। ऑटोमेटिकली 1,000 से रिवर्स करने पे नया सेल्स जो बुक हो जाएगा वो 25 की जगह पे कम होके 24 पे आ जाएगा। अभी जब भी बाकी का 150 अपन सप्लाई करेंगे तो वो 240 के हिसाब से सप्लाई करेंगे, जिसका अमाउंट आएगा 36,000। तो टोटल सेल्स कितना बुक हो जाएगा? 36 प्लस 24, यानी कि 60,000। ये अपना टोटल सेल्स बुक्स पे रिकॉर्ड होगा। यही टोटल सेल्स यहाँ पे अपने को आ रहा है। टू टू 200 आवर्स के लिए 250 का रेट, और 150 आवर्स के लिए 200 का रेट। टोटल सेल्स आ रहा है 60,000 रुपीज। कुछ समझ में आया क्या एवरीवन? सर अपन जब ये नेक्स्ट 36 बुक करने वाले हैं तभी 35 बुक किया तो नहीं चलेगा क्या? मतलब ये रिवर्स नहीं नहीं, करना नहीं ये जो पड़ेगा? प्रोविजन है ना, ये इंडे से दिया है फॉर मॉडिफिकेशन केस। तो जो प्रोविजन उन्होंने दिया ना अपने को, वही अप्लाई करना पड़ेगा, अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके। पता चला एवरीवन? हाँ सर। ओके। अब यस दूसरे सर। वाले, समझा ना? हाँ। चलो, अभी दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है? एट आर्ली रेट ऑफ 200 फॉर द रिमेनिंग आवर्स। रिमेनिंग आवर्स के लिए 200 का रेट रहेगा, यानी कि जो ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, वो 100 × 250, 25,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग आवर्स है, अभी 150 आवर्स बाकी रहा, वो 150 आवर्स अभी 200 के हिसाब से अप्लाई करेंगे। यानी कि इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो 100 आवर्स था वो 250 पे था, वो भी मॉडिफाई होगा, प्लस जो 50 नया आवर्स आ रहा है वो भी मॉडिफाई होगा। ठीक है। तो ऐसे केस पे जो टोटल सेल्स हो जाएगा दोनों मिला के, वो 25 प्लस 35 55,000 का होगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स 250 है, यानी कि अगर एवरेज रेट निकाला तो हो जाएगा 220। ठीक है। अब हमने सेल्स कितना बुक किया है? तो 100 बुक किया है। ठीक है। कौन से रेट पे? 250 पे 25,000 का बुक किया है। और हम लोग को सेल्स अभी नए रेट के हिसाब से कितना बुक करना है? 100 × 250, 25,000 ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्डेड है। और अभी एवरेज रेट हमने जब भी फाइंड किया तो एवरेज रेट मिला 220। ठीक है। तो अपने को ये जो सेल्स है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा 220 के रेट के हिसाब से, यानी कि 22,000 अपने को सेल्स चाहिए। तो अपने को सेल्स रिवर्स करना पड़ेगा 3,000 का रिवर्सल। और जो न्यू बैलेंस सेल्स आएगा वो होगा रिमेनिंग 150 इंटू एवरेज 220, यानी कितना होगा? 33,000। ठीक है। तो टोटल सेल्स अपना कितना हो जाएगा? 33 नए वाले का, प्लस ऑलरेडी 22 पहले वाले का, अपन 3,000 रिवर्सल करके रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 55,000 टोटल रिकॉर्ड होगा। 55,000 का अगर ब्रेकअप ले तो जो 100 है 250 पे अपन रिकॉर्ड कर चुके थे, यानी कि 25,000। और जो बाकी का 150 आवर्स है वो अपने को 200 पे देना है, 30,000। दोनों मिला के हो रहा है 55,000। लेकिन 55,000 अभी एवरेज के हिसाब से अपने को ओरिजिनल वाले को मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। पता चला? हाँ सर। चलो, अभी थर्ड केस वो क्या बोल रहा है? एट आवर्ली रेट ऑफ 200 फॉर द टोटल आवर्स के ऊपर 200 का रेट रहेगा। ठीक है। तो अब ये केस पे क्या करेंगे?
देखो हम लोग ऑलरेडी 100 इंटू 250, 25,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो सेल्स रहेगा वो पूरे 250 आवर्स का 200 रहेगा। यानी कि पहले का जो आवर्स है उसका भी रेट 250 से कम करके 200 पे लेके आना है। यानी कि टोटल सेल्स 50,000 हो जाएगा। हम लोग को नया सेल्स 200 के हिसाब से 20,000 पे लेके आना है। यानी कि रिडक्शन करना पड़ेगा 5,000 का। ठीक है। और जो फर्दर सेल्स अपन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस सेल्स, वो 150 इंटू 200, यानी कि 30,000 का रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल सेल्स कितना रिकॉर्ड हो जाएगा? पहले वाले का 20,000, 5,000 रिवर्सल करके प्लस नया आएगा 30, यानी कि टोटल 50। और ये 50,000 का ब्रेकअप यानी कि टोटल 250 आवर्स इंटू 200 का रेट 50,000। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके। तो ये एक क्वेश्चन में तीन अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन ने अपने को एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर सी में थर्ड वाला मॉडिफिकेशन था, बी वाले में बी वाला मॉडिफिकेशन था, और ए वाले में ए वाला मॉडिफिकेशन था। ठीक है। तो तीनों मॉडिफिकेशन में क्या आंसर में चेंज होता है वो मेन तुमों को ऑब्जर्व करना है। 22 वाला क्वेश्चन वापस एक बार तुमों को ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है। तीनों मॉडिफिकेशन का टाइप यहाँ पे कवर हो रहा है। आगे बढ़े ना? हाँ सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 23। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ सर। हाँ सर चालू है। यस सर। ओके। चलो, डिटरमाइन whether there arise a single or multiple performance obligation for the following contract with customers। यानी कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट गिने या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट गिने ये अपने को एक्सप्लेन करना है। हर एक केस इंडिपेंडेंट ऑफ फीचर रहेगा। पॉइंट नंबर ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर इंस्टॉलिंग a central air conditioner system including the site preparation, assembling of plant and test running the system। तो अपने को पूरा सेंट्रल एसी बिठा के देना है जिसमें साइट प्रिपरेशन भी होगा। यानी कि जो एसी के एंगल्स वगैरह लगेंगे, उसका एग्जिट करने के लिए दीवार में खड्डा वगैरह जो करके पाइप वगैरह का काम होगा वो सब। प्लस असेंबलिंग, जो सेंट्रलाइज एसी का अलग अलग पार्ट्स आएगा वो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक पार्ट में कन्वर्ट करना है। प्लस टेस्ट रन। ये सब कुछ अपन एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अपन ले रहे हैं। तो इसको सिंगल परफॉर्मेंस गिने या मल्टीपल परफॉर्मेंस गिने, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तुम लोग क्या बोलते हो? आंसर मत देखना। वो सिंगल। पैसा पैसा कभी रहेगा जब ये पूरा टेस्ट रन हो जाएगा बाद में, या असेंबली किया तो असेंबली का पैसा देगा, चालू नहीं हुआ तो भी अपना प्रॉब्लम नहीं है वगैरह। सब पूरा एक साथ। टेस्टर होने के बाद। पूरा टेस्ट होने के बाद यानी कि उसको असेंबल करना है, फिटिंग करना है, वो कूलिंग देना चाहिए, सब कुछ सेटिस्फेक्शन पे कंप्लीट हुआ तो ही वो अपने को पैसा देगा, बाकी वो पैसा नहीं देगा। यानी कि ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? साइट प्रिपरेशन, असेंबलिंग ऑफ प्लांट एंड टेस्टिंग आर इंटीग्रेटेड इन सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। चलो बी, A Limited enters into contract with customer for installing central air conditioning system and power generating plant for support of air conditioning system। However, the power generating plant unit can also serve other electrical uses and could be acquired from other suppliers separately। तो हम लोग को एसी भी फिट करना था और उसके साथ एक पावर जनरेटिंग प्लांट को भी सेटअप करना था। और ये लोग बोले कि पावर जनरेटिंग प्लांट सिर्फ एसी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो पूरे प्रीमाइसेस पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सभी को सप्लाई करेगा। और ये एक सेपरेट सप्लायर को भी काम दे सकते हैं। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो एसी का काम कर रहा है वही पावर का भी काम करेगा, पावर का काम किसी और को देके एसी का काम किसी और को दे सकते हैं। लेकिन हमने दोनों काम लिया है, पावर का भी काम लिया और एसी का भी काम लिया है। तो इसको सिंगल गिने या मल्टीपल गिने?
मल्टीपल। मल्टीपल। मल्टीपल, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि एसी विदाउट पावर भी चल सकता है। ठीक है, यानी कि अगर पावर जनरेशन स्टेशन अगर सेटअप नहीं भी किया तो भी रेगुलर जब तक डायरेक्ट पावर आ रहा है तब तक एसी ऑन हो सकता है। जब भी एमएससीबी का पावर चला गया तभी ऑब्वियसली ये लोग को पावर जनरेशन लगेगा। तो पावर जनरेशन वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एसी फिटिंग है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होगा। So, as the power generating unit can serve other uses and could be procured from different supplier, installation of power generation unit is distinct from installation of air conditioning system. Hence, it is a multiple performance obligation. ये multiple है, single नहीं है। चलो अभी सी में दो क्वेश्चन पूछा है। A Limited enters into a contract with customer for installing the power generating plant, which includes designing and construction of the plant. तो पावर जनरेटिंग प्लांट का हमने इंस्टॉलेशन का काम लिया, जिसमें डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों करना है। डिजाइनिंग could have been made by any other independent designer based on the approved design. The construction of the plant has to be done. ठीक है, तो डिजाइनिंग का जो काम है वो दूसरे किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि उसको डिजाइन करने का काम और उसको इंस्टॉल करने का काम दोनों हमने लिया है। ठीक है, और जो डिजाइन अप्रूव होगा ना उसी के बाद में जो प्लांट का पावर जनरेशन प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। यानी कि जब तक डिजाइन अप्रूव नहीं होगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और हमने दोनों काम लिया है। पॉइंट नंबर 2 में वो बता रहा है कि डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर कंटिन्यूसली मॉडिफाइड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। यानी कि जैसे जैसे अपन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और अपने को प्रॉब्लम समझ में आया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके हिसाब से डिजाइनिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हुआ तो डिजाइन चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो कंस्ट्रक्शन का लेआउट वगैरह है वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइनिंग का काम कोई और कंपनी को और कंस्ट्रक्शन का काम कोई और कंपनी को अपन नहीं दे सकते। पहले पॉइंट में क्या बोला उन्होंने कि डिजाइनिंग किसी और को दे दो, हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि हमने दोनों काम लिया है, लेकिन डिजाइनिंग का काम कंस्ट्रक्शन से लिंक नहीं है। यानी कि डिजाइनिंग किसी और को दिया, कंस्ट्रक्शन हमने लिया तो भी चलेगा। और दूसरे में ये बोल रहे हैं कि डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियस चलेगा। डिजाइन जैसे चेंज होगा कंस्ट्रक्शन को चेंज करना है, कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आया तो डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से लिंक है। यानी कि अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे कि डिजाइनिंग का काम कोई और कंपनी को दे दो कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे, तो वो लोग अपना प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे अपन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और अपन फंस गए कहीं पे, तो अपन ऑटोमेटिकली डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काम अपने पास ही अवेलेबल है। तो बताओ अब इस पे क्या लग रहा है, पॉइंट नंबर 1 में सिंगल या मल्टीपल, पॉइंट नंबर 2 में सिंगल या मल्टीपल। पहले वाले में मल्टीपल लग रहा है। हम्म। दूसरा वाला सिंगल लग रहा है मुझे। सिंगल, बराबर। चलो देखो, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये अलग अलग है, तो मल्टीपल परफॉर्मेंस पे काउंट होगा। और दूसरे में बोथ आर इंटीग्रेटेड एंड बंडल्ड इनटू सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके चलो, हाँ तो अपना ये पॉइंट नंबर सी हो गया था, बराबर। अभी पॉइंट नंबर डी। A Limited enters into contract with customer for transfer of software license, including its installation. Where installation does not modify the software and installation could be done by another party. Installation is customized to modify the software with additional functionality. तो सिमिलर पॉइंट है, अगर ये डिफरेंट पार्टीज को दे सकते हैं तो ये टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो अपन ले रहे हैं। और अगर ये इंटीग्रेटेड है तो वो केस में सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में काउंट होगा। ठीक है, तो पहले वाले में बोल रहे कि सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन और सर्टिफिकेशन ये दोनों अलग अलग है, लाइसेंस और ये इंस्टॉलेशन का पार्ट। और दूसरे में कस्टमाइज है, तो वो केस पे सब कुछ अपने को ही करना पड़ेगा, तो वो केस पे वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा।
चलो, illustration 24. On 31st March 20, A Limited enters into contract with customer for sale of goods of 4,000, granting 50% discount voucher to be availed in future. To be availed in future purchase up to 3,000 within 30 days. Ordinarily, 10% discount is allowed on sales. Ordinary discount will not be available to avail 50% discount voucher. There is 60% probability that customer will redeem the discount voucher and estimated amount of purchase is 2,000. In April 20, the discount voucher are redeemed for purchase of additional goods of 2,800. Find the revenue recognition for 1920 and 2021. ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 20 को हमने एक सेल किया, वो सेल था 4,000 का। ठीक है, और वो सेल के साथ हमने एक वाउचर भी दिया और को कि नेक्स्ट परचेज पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट परचेज जब भी आप करोगे तो ये अपना सेल 1 है, अभी का सेल, और नेक्स्ट सेल उसके ऊपर फिफ्टी परसेंट का तुम लोग को ये वाउचर मिलेगा। अब इसमें वो लोग प्रोबेबिलिटी क्या बता रहे हैं कि जनरली 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो कस्टमर वापस दूसरा सेल के लिए आएगा और वो अप टू 2,000 रुपीज तक का गुड्स खरीदेगा। 2,000 रुपये तक का वो गुड्स परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ये वाले वाउचर के लिए प्रोबेबिलिटी 60% है और एस्टिमेटेड सेल्स 2,000 रुपये का रहेगा। तो ये 2,000 के ऊपर 50%, यानी कि 1,000 रुपये का अपने को डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, 3,000 रुपये तक के गुड्स के ऊपर 50% का डिस्काउंट है। 3,000 से ज्यादा खरीदा तो ऊपर के अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 3,000 तक के सेकेंड सेल के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। हर कस्टमर को अपन 10% डिस्काउंट तो देते ही है। ठीक है, ये सभी को अवेलेबल है। तो ये केस में अगर सपोज कस्टमर एक्चुअली आता है अप्रैल मंथ में 30 डेज के अंदर, ये अपना एस्टिमेटेड था। एक्चुअल सेल्स उसने 2,800 का गुड्स खरीदा, इसके ऊपर अपन 50% डिस्काउंट यानी कि 1,400 का डिस्काउंट हमने उसको दिया। तब ये सबको पूरा जो सेल है इसको रिकॉर्ड कैसे करें। प्रॉब्लम ये हुआ कि बीच में ईयर चेंज होगा, तो ये 1920 में गया और ये 2021 में जा रहा है। ठीक है, दोनों में ईयर चेंज हो रहा है, तो इसको अकाउंट कैसे करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, इनिशियली ध्यान से देखते हैं। देर आर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर वन सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इज सेल ऑफ डिस्काउंट वाउचर। देर इज स्टैंड अलोन प्राइजेस। ठीक है, 4,000 का गुड्स है, 4,000 का हमने सेल किया। जब भी हमने सेल किया तभी 10% डिस्काउंट सभी को देते, तो हमने भी ये सेल के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया रहेगा। तो 4,000 माइनस 10% यानी कि 3,600 का अपना सेल्स है, ओरिजिनल सेल्स। इसके ऊपर अपन डिस्काउंट वाउचर दे रहे 480 का। 480 कैसे दे रहे, तो अपना एस्टिमेटेड सेल्स रहेगा 2,000। ठीक है, वो लोग ने जनरल पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आता है वो 2,000 का गुड्स खरीदता है, वो 2,000 के ऊपर 50% यानी कि 1,000 का अपन डिस्काउंट देने वाले। लेकिन 10% डिस्काउंट तो हर किसी को देते हैं, जिसके पास डिस्काउंट वाउचर नहीं रहेगा उसको भी देते हैं। ठीक है, तो अपन जो एक्चुअली डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट वाउचर के थ्रू, वो 40% का ही दे रहे हैं, यानी कि 800 रुपये का।
और इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि वो कस्टमर आएगा वो 50% का ही प्रोबेबिलिटी है। यानी कि 400 रुपये का ही एस्टिमेटेड अपना ये सेल हो रहा है फॉर डिस्काउंट वाउचर। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ओरिजिनल सेल्स तुम लोग को समझा क्या? ओरिजिनल सेल्स अपना कितने का हुआ? 4,000 का हुआ। 4,000 पे अपने 10% डिस्काउंट दिया रहेगा, यानी कि 3,600 एक्चुअली सेल्स का पैसा अपने को मिला रहेगा। ये समझ में आया सभी को? हाँ। हाँ सर। ओके। जो दूसरा सेल्स है वो इंडे से बोलता है कि तुमने ये जब भी सेल किया ना, तभी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तुमने एक डिस्काउंट वाउचर का भी सेल किया, गुड्स का नहीं। वो वाउचर को भी एक प्रोडक्ट करके उन्हें ट्रीट कर। तो डिस्काउंट वाउचर का सेल कितना? तो अपन 50% का डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं, ठीक है। अपन एस्टिमेशन कर रहे हैं कि वो जो कस्टमर है वो 2,000 रुपये का गुड्स खरीदेगा, उसके बाद 50% यानी कि 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 1,000 के डिस्काउंट में से एक्चुअली जो डिस्काउंट वाउचर का डिस्काउंट है वो पूरा 50% का, यानी कि 1,000 का नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ 40% का ही है, ठीक है। तो 40% के हिसाब से 800 रुपये का अपन डिस्काउंट दे रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी मैंने गलत लिया है, प्रोबेबिलिटी 50 नहीं है, 60 है। ये 60% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 480 रुपये का एस्टिमेटेड डिस्काउंट वाउचर का वैल्यू आया, ठीक है। 480 दोनों मिला के जो टोटल सेल्स आ रहा है वो 3,600 गुड्स के लिए, 480 डिस्काउंट वाउचर के लिए, टोटल 4,080 का सेल्स हुआ। अब ये 4,080 के सामने अपने को जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ 3,600 ही कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अपने डिस्काउंट वाउचर तो फ्री में दे रहे हैं, उसका पैसा अपने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, जो अपना गुड्स है अभी का फर्स्ट से, वो और डिस्काउंट वाउचर दोनों में ये 480 रुपये को एडजस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि कैसे एडजस्ट होगा? तो टोटल सेल्स 4,080 का है, इसके सामने अपने को 3,600 ही मिल रहा है, 4,080 नहीं मिल रहा है। 4,080 का ब्रेकअप है 3,600 का गुड्स और 480 का डिस्काउंट वाउचर। तो अगर 4,080 के सामने 3,600 मिला, तो इसके सामने 3,600 का प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितना और 480 का प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितना? तो 3,600 का हो जाएगा 3,600 इंटू 3,600 डिवाइड बाय 4,080, और डिस्काउंट का हो जाएगा 3,600 इंटू 480 बाय 4080। पहले वाले का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 3,176। हाँ, ये 3,176। और दूसरे वाले का 424। हाँ सर। माइंड के ऊपर से ही गया रहेगा कि ऐसा सब क्या किया और क्यों किया। मैं वापस एक बार दूसरे वे से एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। 4,000 का गुड्स था, 10% डिस्काउंट देके 3,600 में हमने बेचा। इंडे से बोलता है कि जब भी तूने ये बेचा ना, तो तूने दो चीजों को दिया, एक गुड्स दिया और एक वाउचर दिया। तो तुम लोग क्या करो, 3,600 का जो प्राइस है वो पूरा का पूरा गुड्स को चार्ज मत करो, यानी कि गुड्स का प्राइस है वैसे मत गिनो। ये प्राइस को दो पार्ट में स्प्लिट करो, गुड्स का प्राइस कितना और वाउचर का प्राइस कितना, ठीक है। तो गुड्स का प्राइस एक्चुअली 3,600 था, वाउचर हमने फ्री में दिया था लेकिन उसका एस्टिमेटेड वैल्यू 480 था, यानी कि दोनों मिला के 4080 प्राइस हो रहा है,
अब क्योंकि हमने 4080 कस्टमर से नहीं लिया, क्योंकि अपन इसका पैसा मांगे गए तो तब भी नहीं दे, तो हमने क्या किया, ये 4080 का गुड्स 3600 और इंक्लूसिव प्राइस में भी दे दिए। तो अगर इसी को ही ये दोनों में सेपरेट करे तो 3600 के सामने अपने को सिर्फ 3176 गुड्स का मिला, और 400 के सामने वाउचर का 424 मिला। दोनों मिला के जो कैश अपने को कलेक्ट हुआ वो 3600 का कलेक्ट हुआ। तो अपन सेल ऑफ गुड्स 3176 गिनेंगे, सेल ऑफ वाउचर वो 424 गिनेंगे, और टोटल सेल्स वो हो जाएगा 3600 का। इतना समझ में आया? हाँ सर समझे। अदर्स, बाकी लोग समझा? हाँ सर। सर थोड़ा यहाँ पे हाँ घर पे थोड़े बोल। गेस्ट आए थे, 1 मिनट के लिए। हाँ, सो ये रेशियो का एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे? जो अपना गुड्स है वो 3600 में हमने दिया, और एक 50% का डिस्काउंट वाउचर दिया, ठीक हाँ है। सर। तो वो डिस्काउंट वाउचर का वो लोग बोल रहे हैं कि एस्टिमेटेड है कि 60% कस्टमर ही डिस्काउंट वाउचर लेने को आते हैं, सब लोग नहीं आते, हम्म। ठीक है। और यस। एस्टिमेटेड है कि 2000 रुपये का वो लोग खरीदी करते हैं, हम्म। जिसके ऊपर अपन 50% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन 50 में से जो 10% का डिस्काउंट है वो तो हर किसी को मिलता है, यस। डिस्काउंट वाउचर नहीं रहेगा तो भी। तो रियल जो डिस्काउंट दे रहे हो वो 40% का ही अगेंस्ट वाउचर दे रहे हैं, ठीक है। तो यस। इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रहा है वो 480 का आ रहा है। हमने गुड्स बेचा 3600 का, ठीक है, यस। और उस पे 480 का डिस्काउंट वाउचर दिया, तो टोटल प्राइस हो गया 4080। देखिए अब कस्टमर हाँ, से 4080 रिकवर नहीं कर रहे, कस्टमर से 3600 ही रिकवर कर रहे। 3600 रिकवर कर रहे हैं। तो यस। अपन ये 3600 के दोनों में स्प्लिट करेंगे, तो 3600 के जगह पे आ जाएगा 3176, और 480 के जगह पे आ जाएगा 424। 424। तो अपन सेल ऑफ गुड्स 376 रिकॉर्ड करेंगे, और सेल ऑफ वाउचर 424 का रिकॉर्ड करेंगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके। अभी देखो, इसका जो अपन एंट्री पास करेंगे ना वो कुछ टाइप से पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3600 अपने को मिला, इसके सामने सेल बुक होगा, तो सेल्स अकाउंट वो आएगा 3176, और एक आएगा सेल ऑफ वाउचर 424, ठीक है। ये सेल कभी बुक होगा? तो लास्ट ईयर में, यानी कि 1920 में, लास्ट ईयर 1920 है ना, 1920। अभी हुआ ऐसा कि वो कस्टमर 2021 में आ गए, वो 2800 का गुड्स खरीद रहा है, ठीक है। उसके ऊपर 50 - 10, यानी कि 40% का डिस्काउंट अगर लिया, तो 2800 पे 40% का डिस्काउंट कितना आ रहा है चेक करो। 1120। सॉरी, वापस एक बार बताना। 1120। 1120, 1120 का वो डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है। यानी कि अपने को जो एक्चुअली सेल्स मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, तो 1120 में से 424 तो हमने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था। बैलेंस कितना आएगा वो बताओ। 696। 696। 696 का बैलेंस रहा। अब इंडेक्स क्या बोलता है कि अपना जो नेक्स्ट ईयर में सेल्स हो रहा है, 1400 का एक्चुअल सेल्स है, 50% डिस्काउंट देके 1400 प्लस 424, यानी कि 1824 का अपने को सेल्स बुक करना।
देखो 2,800 का 50% डिस्काउंट देके 1,400 अपना एक्चुअली कैश कलेक्ट हो रहा है। तो अपन एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,400 टू सेल्स अकाउंट, ये आएगा 1,400। ये अपना एक्चुअली ट्रांजेक्शन हो रहा है 2021 में। और लास्ट ईयर यही सेल से रिलेटेड हमने 424, ठीक है, 424 का डिस्काउंट का सेल करके पहले से लिख के रखा था। ठीक है, यानी कि अपने को पता था कि कस्टमर आ सकता है और वो 424 का डिस्काउंट ले सकता। यानी कि अपने को ये सेल से रिलेटेड लास्ट ईयर ही 424 का कैश मिल चुका था। 3,600 में से 424 लास्ट ईयर ही मिल चुका है और अभी मिल रहा है 1,400। यानी कि जो टोटल सेल्स आ रहा है वो 1,400 प्लस 424, यानी कि 1,824 का हम लोग सेल्स बुक करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर के सेल्स से 424 माइनस हुआ लास्ट ईयर के सेल्स से। ठीक है, और ये साल के सेल में वो 424 ऐड होगा क्योंकि जो करंट ईयर का सेल है वो लास्ट ईयर से लिंक्ड है। तो अगर लास्ट ईयर का सेल लास्ट ईयर में बुक किया और करंट ईयर का सेल करंट ईयर में बुक किया तो गलत होगा, क्योंकि अब कस्टमर को इंड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप हम लोग से गुड्स खरीद तो हम लोग तुझे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि लास्ट ईयर के सेल में से कुछ पार्ट ये करंट ईयर के सेल्स का है। लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। ओके, अमोघ समझ में आया? बाकी लोग? यस सर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा समय, तुम लोग ये श्योर करके जाना। ये अच्छा, तुम लोग को ये लिखना था क्या? सर आप ये पीडीएफ शेयर करने वाले हो? ठीक है, चलेगा, तो वैसे करता हूँ। हाँ, होता है, शेयर होता है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। चलो, अभी रजिस्ट्रेशन 25। On 1/8/20, A Limited enters into contract with a hotel for daily sanitization of the building for 3 years at 12,000 per month. The customer received and consumed the benefit each day. Determine the revenue to be recognized in 2021. तो 12,000 पर मंथ का प्राइस है। 1/8/20 को हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हम लोग को डेली सैनिटाइजेशन करना है। ठीक है, पूरा साफ करके आने का होटल। और ये 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल के लिए 12,000 पर मंथ का एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, तो ये केस में रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? इन द ईयर 2021। तो 2021 में कितने मंथ्स गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना गया। तो 8 मंथ्स का 12,000 यानी कि 96,000 का सेल्स अपने को बुक करना है। जितना सर्विस दिया, जितना कंप्लीट हुआ, उतना अपने को सेल्स बुक करना है। यानी कि ये तुम लोग को वो जो आउटपुट मेथड और इनपुट मेथड था ना, याद आया क्या? जब ये कंटिन्यूस सर्विस देना है तो उसमें दो मेथड था, एक आउटपुट मेथड था, एक इनपुट मेथड था। आउटपुट मेथड में जितना हम लोग सर्विस दे चुके उतने का अपने को सेल्स बुक करना है, और इनपुट में अगर अपन आउटपुट कंपेयर नहीं कर पा रहे तो अपन जितना कॉस्ट इंकर कर चुके उसके प्रपोर्शन में अपने को सेल्स बुक करना है इनपुट मेथड में। तो यहाँ पे तो अपने को पता है ना कि अपने को आउटपुट कितना मिल रहा है, यानी कि 12,000 पर मंथ के हिसाब से 8 महीने का अपना काम हो चुका है, तो 8 महीने का अपने को सेल्स बुक करना पॉसिबल है।
पता चला, यानी कि अपन आउटपुट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सेल इन proportion of service rendered. Clear? यस सर। Okay. चलो 26. On 1/1/20, A Limited enters into a contract with B to sell 20 TV set at a price of 50,000 per set and goods were delivered in February 20. जनवरी में ऑर्डर मिला, फरवरी में गुड सप्लाई करना। डिटरमाइन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए इन 1920 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो 1920 बोला तो 1 जनवरी 20 को ऑर्डर मिला, फरवरी में गुड सप्लाई कर रहे, तो ये 1920 का ही ईयर है। अभी अलग अलग केसेस वो तो बता रहे, वो केसेस में क्या करना है ये अपने को बताना है। पहला, 2 सेट्स वे फाउंड टू बी डैमेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड रिटर्न बाय बी, यानी कि 2 सेट आउट ऑफ 20, 2 सेट डिफेक्टिव था, रिसिप्ट के टाइम पे ये पता चला और वो उसे रिटर्न कर दिया। तो सेल्स कितने का बुक करे, 20 का या 18 का? 18 का। 18। 18। ऑब्वियसली सामने वाले ने अगर वो गुड्स रखा ही नहीं, यानी कि परफॉर्मेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, अगर परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो अपना जो कंडीशन है कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस टू बी कंप्लीटेड वगैरह, तो वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ये सेल काउंट होगा ही नहीं। यानी कि तुम लोग 20 की जगह पे 18 का ही सेल बुक करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि 20 का सेल माइनस 2 का रिटर्न, डायरेक्ट 18 का ही सेल्स बुक करो। अगर बाय चांस अगर पहले तूने 20 का इनवॉइस बना दिया है तो दोनों को 2 का रिटर्न का एंट्री पास करना पड़ेगा, लेकिन नेट सेल्स 18 का ही आएगा। ठीक है, वो अपने डिफेक्टिव इन्वेंट्री में 2 का ऐड करना पड़ेगा, अपने स्टॉक में ऐड होगा वो। नेक्स्ट, 4 सेट्स फाउंड टू बी फाउंड नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग इन March 20 एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय ए एज पर द टर्म्स ऑफ वारंटी। तो फेब्रुवरी में हमने गुड्स डिलीवर किया और कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि 2 सेट प्रॉपरली नहीं चल रहा। ठीक है, तो हमने 2 सेट उसको रिप्लेस करके दिया क्योंकि वो वारंटी के अंदर कवर हो रहा था। तो अभी बताओ क्या करें। फेब्रुवरी में 20 सप्लाई कर दिए और मार्च में 2 को रिप्लेस किए। ऑब्लिगेशन तो डिलीवरी के टाइम पे ही हो गया था, और बराबर, तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। बराबर, यानी कि सेल पूरे 20 का रिकॉर्ड होगा, रिकॉग्नाइज होगा 20 का, और जब ये 2 रिप्लेस करके दिया ना तो 2 को अपने को पीएनए में अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा वारंटी क्लेम करके। ठीक है, और अगर हमने उसका प्रोविजन पहले से बना के रखा है तो प्रोविजन के सामने वो एडजस्ट होगा। अगर प्रोविजन नहीं बना है, जो आइडियली बनना ही चाहिए, प्रोविजन अगर बना है तो प्रोविजन के सामने एडजस्ट करो, अगर प्रोविजन नहीं बना है तो उसको पीएनएल में डेबिट करो। लेकिन सेल बुक करो पहले 20 का, बाद में ये 2 का अलग से एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। मतलब इसमें 20 का ही सेल रिकॉर्ड होगा सिंस ये बराबर, वारंटी पे है इसलिए। हाँ, यानी कि 2 रिप्लेस करो या नहीं करो वो वारंटी से रिलेटेड काउंट होगा, सेल 20 अच्छा। का ही रिकॉर्ड कर। ठीक है, हाँ तो हाँ। जो 2 रिप्लेस करके दिया वो अपन वारंटी एक्सपेंसेस करके पीएनएल में अलग से डेबिट करेगा, यानी कि पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल पूरे 20 का रहेगा। यस। ठीक है, और डेबिट होगा वारंटी एक्सपेंसेस करके, जो 2 टीवी हमने रिप्लेस करके दिया उसका कॉस्ट। यस। ठीक है, वैसे। यस सर। चलो नेक्स्ट, it is not a sale but goods sent on consignment. B will sell the TV at 50,000 per set. 12 sets were sold by B. तभी हुआ ऐसा है कि हमने 20 टीवी, अपन ए है, हमने बी को 20 टीवी सप्लाई किए, और बी जो है वो कंसाइनमेंट एजेंट है, यानी कि वो अपने कस्टमर्स को सेल करेगा।
तो 20 में से उसने फाइनली सेल किया 12। ठीक है, बाकी का 8 अभी भी बी के पास है, लेकिन बी बायर नहीं है, वो एजेंट है। वो आगे का 8 टीवी बाद में सेल करेगा। अभी ईयर कंप्लीट हो गया, अभी तक 12 सेल हुए हैं। तो ए लिमिटेड इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? बोलो क्या लगता है? 20 का रिकॉर्ड करेगा। 20 का पूरा या 12 का? मेरे को तो 12 लगता है का लग रहा है 20 सर। का करेगा। ओके, ऋतिक क्या बोल कि रहा था? उसके बाद वो एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एजेंट के ऊपर है ना कि वो सेल हुआ नहीं हुआ फिर भी। हाँ, लेकिन बी ने गुड्स खरीदा नहीं है, वो एजेंट है। वो अपने से गुड्स लेता है और आगे कस्टमर को बेचता है। अच्छा, यानी कि वो जब मतलब रिटेलर अगर नहीं है। सेल नहीं हुआ तो वो रिटर्न कर देगा अपने को। ऑब्वियसली, क्योंकि उसे गुड्स बाय नहीं किया। वो रिटेलर नहीं है कि उसने होलसेलर से गुड्स खरीद लिया। तो फिर वो 12 सिर्फ आएगा। एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेल बुक होगा 12 का। 12 × 50,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक शो करना पड़ेगा 8 इंटू उसका जो कॉस्ट रहेगा। वो कॉस्ट अपने को दिया नहीं। ठीक है, वो अपने को क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो बी के पास है ना, वो स्टॉक विथ एजेंट करके अपने को शो करना पड़ेगा। पता चला? यस सर। इसके आगे थोड़ा सा और मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसका जो कमीशन रहेगा ना, वो भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 12 × 50,000 जो फाइनल प्राइस आएगा, उस पे से बी का कमीशन माइनस करके नेट सेल्स मिलेगा। वो नेट सेल्स अपन रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी का 8 जो है वो अपने को क्लोजिंग स्टॉक करके शो करना पड़ेगा। ये दोनों का इंटर में कंसाइनमेंट का टॉपिक था, याद रहेगा तो, एफए में। यस सर। उस पे दोनों के ट्रीटमेंट फॉलो करते थे। हाँ हाँ सर। चलो आगे क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 4। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और रिटर्न। द टीवी सेट्स कैन बी रिटर्न बाय बी अनकंडीशनली विद इन 3 months। द एंटिटी एक्सपेक्ट फुल रिटर्न, 50% रिटर्न। ठीक है, अनकंडीशनली सेल और रिटर्न बेसिस पे अपने गुड्स बेचा है। ठीक है, और 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीने का। और दो अलग अलग केसेस दे रहे हैं कि एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि पूरा का पूरा रिटर्न आएगा और 50% रिटर्न आएगा, ये दूसरा पॉसिबल केस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले, अगर ये सेल और रिटर्न है, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड तुम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि सेल रिकॉर्ड करे या नहीं करे। पहली बात तो ये कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक अपने को सेल बुक नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर कंफर्मेशन आने का टाइम वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, यानी कि अगर सपोज हमने 1 मार्च को गुड्स दिया और 60 डेज का टाइम दिया। ठीक है, तो ये 30 अप्रैल को 60 डेज खत्म होगा और ईयर चेंज होगा। ये सपोज जा रहा है 1920 में और ये जा रहा है 2021 में। तो फिर 31 मार्च को क्या करे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंडिया से बोले कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड तुम लोग इसको सेल करके रिकॉर्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन ठीक है। तो अब इसमें पहला वो लोग बता रहे हैं कि 50% चांस है कि गुड्स रिटर्न आएगा और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फुल रिटर्न आएगा, उसका चांसेस है। अगर फुल रिटर्न आएगा चांसेस है तो सेल कुछ भी बुक मत करो। फुल रिटर्न में नो सेल्स। और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड्स रिटर्न आएगा, तो दोनों 50% का ही सेल बुक कर। जितना प्रोबेबिलिटी है कि वो रखेगा, उतना तुम लोग सेल बुक कर सकते हो, पूरा सेल बुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले केस में नो रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, ऑन डिलीवरीज राइट ऑफ कस्टमर टू अनकंडीशनली रिटर्न द गुड्स इज नॉट एक्सपायर्ड एंड फुल रिटर्न इज एक्सपेक्टेड।
ठीक है. द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन डिलीवरी ऑफ सेट इज रिकग्नाइज एज लाइबिलिटी एंड असेट दैट इज इन्वेंट्री इज रिकग्नाइज फॉर 20 sets at cost. The performance obligation will be satisfied at the point of time when the right to return will expire and only return on the revenue will be recognized, cancelling the liability. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सामने वाले को बोला कि तू 20 टीवी लेके तो जा रहा है, हम लोग तुझे 30 दिन का रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं. ठीक है. तो हमारा भी रिस्क है, तो तू एक काम कर, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया एडवांस दे. ठीक है. अगर तूने टीवी रख लिया तो हम लोग ये सेल के अमाउंट से 10,000 माइनस करेंगे, बाकी का अमाउंट तो हम लोग को पे करना. और अगर 10,000 एज्यूम नंबर है, सब में कहीं पे दिया नहीं तो ढूंढना मत. और अगर सपोज तूने वो टीवी नहीं रखा तो हम लोग तुझे टीवी लेके 10,000 वापस दे देंगे, लेकिन अगर तूने टीवी को डैमेज करके वापस दिया तो हम लोग 10,000 रुपया वो डैमेज के सामने माइनस कर सकते हैं. नॉर्मली ऑब्वियसली ये कंपनी भी सेफ्टी अपना रखेगा ही. तो ये केस में जो 10,000 मिला है ना, ये अपना कंपनी लाइबिलिटी करके शो करेगा, यानी कि वो ऐसे एंट्री पास नहीं करेगा बैंक टू सेल्स, वो बैंक टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी करके 10,000 को रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. सपोज ये 30 दिन का टाइम खत्म हो गया. ठीक है. और ये 30 दिन का टाइम खत्म होके दो पॉसिबल केस, सेल हो गया, सेल डन, सामने वाली पार्टी ने रख लिया गुड्स, तो अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सपोज सेल से 1 लाख का. ठीक है. तो वो अपने को अभी 90,000 रुपया ही देगा, क्योंकि 10,000 रुपया ऑलरेडी अपन उससे एडवांस डिपॉजिट के नाम पे ले चुके हैं. तो वही प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी अपन डेबिट कर देंगे. यानी कि टोटल सेल्स 1 लाख है, 1 लाख में से अभी 90 मिलेगा, 10 ऑलरेडी मिल चुका है. और दूसरा पॉसिबल केस कि सेल नॉट डन, यानी कि उसे प्रोडक्ट को वापस दे दिया. ठीक है. तो ये केस में अपने को 10,000 वापस देना पड़ेगा. तो अपन एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी टू बैंक, हम लोग को 10,000 रिफंड करना है. समझ में आया क्या? हाँ सर. एवरीवन समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। सर. ओके. अभी सेम लाइन पे अगर 50% का रिटर्न का चांसेस है तो वी कैन रिकॉग्नाइज द सेल्स अप टू 50%. ठीक है. लेकिन ये जो 50% का पैसा जो भी मिला रहेगा लाइबिलिटी करके शो करो, जब कंफर्म होगा तभी उसको सेल्स पे ट्रांसफर करना, अभी लाइबिलिटी में शो करना. ठीक है. और जब भी बाकी के 10 सेट जो है, यानी कि टोटल 20 में से 50% के 10 को अपन सेल्स बता रहे हैं, तो जो बाकी का 10 है वो अपने को क्लोजिंग स्टॉक में शो करना पड़ेगा. ठीक है. स्टॉक विद कस्टमर करके. और जो 10 सेट है उसको अपन सेल करके बुक कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन जो अमाउंट आ रहा है उसको लाइबिलिटी में अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं. पता चला क्या? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट 27. On 31st March 17, X Limited sold goods at a price of rupees 1,33,100, payable on 31st March 20. The implicit interest rate is 10% per annum. Implicit यानी कि ये जो प्राइस है उसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है. What would be the revenue to be recognized for the year 16-17 and 17-18, 18-19 and 19-20? 17 में बेचा था, 20 में अमाउंट पेएबल है 3 साल के बाद. इसके लोग 3 साल का पूछ रहे हैं कि क्या करें, 4 साल का एक्चुअली. ठीक है. तो 133,100 का सेल किया है, 10% का इंटरेस्ट इस पे इंक्लूड है, तो उसके हिसाब से अपने को बताना है कि हर साल में कितना कितना रेवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड होगा. पहला, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इन 16-17. देर इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट.
There is a contract with customer in 1617. There is a performance obligation, that is selling of goods. Transaction price is determined. The sale price is 1,33,100 payable after 3 years. Interest component of 10% per annum is included in the price. The revenue to be recognized कितना आएगा? तो 133,100 और 10% के हिसाब से 3 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो 3 साल के बाद का प्रेजेंट वाले फैक्टर मल्टीप्लाई करो। 10% 3 years कितना होगा? 909,826,751। हाँ सर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ? 1 लाख हो रहा है। हाँ सर 1 लाख आ रहे 1 लाख। तो 1 लाख का सेल्स अभी अपन बुक करेंगे, ठीक है। और ये देखो, ये एंट्री कस्टमर अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट में 1 लाख का सेल्स, सामने सेल्स अकाउंट में 1 लाख, और जो बाकी का एक्चुअल प्राइस मिलेगा वो 133,100 मिलेगा। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, इसमें से सेल वो 1 लाख का है, तो बाकी का आएगा इंटरेस्ट 33,100 का। वो 33,100 का इंटरेस्ट अक्रूड टू लाइबिलिटी फॉर अर्नड इनकम, यानी कि ये डायरेक्टली अभी के पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे और कस्टमर से अपने को रिकॉर्ड करना, रिसीव करना है 33,100 का इंटरेस्ट। तो ये डेटर्स इंटरेस्ट का और ये डेटर्स सेल का, ये सेल का डेटर्स और ये इंटरेस्ट का डेटर्स, दोनों मिला के टोटल डेटर्स हो जाएगा 133,100। उसमें से 1 लाख सेल्स का और बाकी का इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्यूचर में मिलेगा, अर्नड इनकम है। अभी ये पीएनएल अकाउंट में एक साथ नहीं डालेंगे, 3 साल के पीरियड में इसको डिवाइड करके ट्रांसफर किया जाएगा। पता चला क्या एंट्री? हाँ सर। यस सर। ओके चलो, अभी देखो इंटरेस्ट आएगा कितना। तो 1 लाख का सेल है, पहले साल में 10% यानी कि 10,000 का इंटरेस्ट। ओरिजिनल अमाउंट था 1 लाख, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,10,000। दूसरे साल में 1,10,000 पे 10% यानी कि 11,000, टोटल हो जाएगा 121। तीसरे साल में 121 पे 10% यानी कि 12,100, यानी कि टोटल 133,100। ठीक है, तो हर साल पहले साल में 10,000 का इंटरेस्ट, दूसरे में 11 का और तीसरे में 12,100 का इंटरेस्ट अपन स्लोली ग्रेजुअली पीरियड में ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। देखो पहले साल में ये जो लायबिलिटी फॉर अर्नड इनकम था उसको इंटरेस्ट इनकम में ट्रांसफर करें, पहले साल का 10, दूसरे साल में 11, तीसरे में 12। ये लोग ने एक ही एंट्री लिखा है, दूसरा एंट्री आएगा इंटरेस्ट इनकम टू पीएनएल। ठीक है, ये दूसरा एंट्री आएगा हर साल। तो 3 साल में अपन इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल देंगे, और जब ये तीसरे साल में अपने को पैसा मिलेगा तभी अपने को मिलेगा बैंक 133,100 टू डेटर्स सेल वाला 1 लाख का, और टू डेटर्स इंटरेस्ट वाला 33,100, दोनों मिला के 133,100 अपने को रिसीव हो गए। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर clear। यस सर। ओके चलो, अभी आगे वो लोग क्या बता रहे हैं, यही सब में दूसरा केस वो लोग बता रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ऑन 1/4/2019 X Limited sold goods at a price of rupees 1,30,000 payable on 31st July 19। 1/4/19 को बेचा, 31st जुलाई 19 को, यानी कि कितना महीना,
अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद अपने को पैसा मिलेगा। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। व्हाट शुड बी द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर 1920? यानी कि सेम ईयर में पैसा आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है। 10% का इंटरेस्ट, सॉरी 12% का इंटरेस्ट इम्प्लिसिट है इसमें। तब इस पे क्या करें? तो द फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट फॉर 4 मंथ्स अमाउंटेड टू ₹1,30,000। 4 मंथ्स के हिसाब से अपना जो रेट हो जाएगा 12 × 4/12, यानी कि 4% हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ 4% के हिसाब से अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। वो आ रहा है 5,000, यानी कि 4% के हिसाब से देखो, 1/1.04 कितना होता है? 1,25,000। 0.962। 1,25,000। 1,25,000। 125, यानी कि बाकी का 5,000 रुपया इंटरेस्ट में जा रहा है। आ रहा है समझ में? हम्म। ठीक है, अब इन डेज यहाँ पे क्या बोलता है वो भी देख लो। सच फाइनेंसिंग मतलब इसमें कंपोनेंट। ये केस में ऐसा नहीं हो रहा है क्या 1,30,000 के अभाव और आपको मिलेगा 5,000? नहीं 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 नहीं, 130 गुड्स का प्राइस है, इम्प्लीसिट है, यानी कि इसके अंदर ही इंक्लूड है। एक्सप्लिसिट बोला ना तो इस पे अलग से आएगा इंटरेस्ट। समझा? हाँ मतलब प्लीज अच्छा ठीक है सर। इम्प्लीसिट यानी कि इंक्लूसिव वैसे। But such financing component is not considered significant as the period is normal credit period. Hence, the entire sales value is recognized as revenue from contract with customer. ये बोले कि 4 महीने का जो टाइम है, ये बहुत सारे बिजनेसेस पे 4 महीने का क्रेडिट वगैरह दिया जाता है। तो 4 महीने के लिए नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में अगर पैसा मिलने वाला है तो अपन इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। जब भी नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा क्रेडिट पीरियड आता है तब भी अपन इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ये सब्जेक्ट टू एजम्पशन ने आंसर दिया है। अगर वो बिजनेस का मेजर सेल सपोज 1 महीने के क्रेडिट पीरियड का ही रहता है और ये कस्टमर को 4 महीने का दिया, तो ये केस पे इवन 4 महीने को भी अपने को इंटरेस्ट के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। तो नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट टू एजम्पशन आंसर लिखा है कि अगर 4 महीना अगर हर कस्टमर को अगर क्रेडिट दे रहे तो ये नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, इसको इंटरेस्ट को अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा अपन यहाँ पे सेल में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ तो ये एज्यूम्ड है। ठीक है, चलो अभी इसी का सा क्वेश्चन है और एक बोलो पूछते हैं पॉइंट नंबर सी। ऑन 1/4/19 एक्सपेंडेड सोल्ड गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 125 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम payable on 31st July 2019 at normal credit at the end of normal credit period of 4 months। यहाँ पे देखो बोला है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 4 मंथ्स का है, यहाँ पे भी ऐसा बोला था क्या? यहाँ पे ऐसा बोला नहीं था, यहाँ पे वो एज्यूम किया है। और यहाँ पे तो सबने खुद ही बोल दिया कि नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ही 4 मंथ्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्राइस डिसाइड हुआ है ना, वो 125 प्लस 30% इंटरेस्ट पर है ना। तो 30% 4 महीने का कैलकुलेट करो। 7.5%। ओके, तो 125 का 7.5% कितना आता है? नहीं सॉरी सर 10% आ रहे 10। ओके, तो 12,500 होगा। तो टोटल प्राइस हो जाएगा 1,37,500। इंटरेस्ट 10,000 आया ये लोग का। अपना रेट कुछ गलत हुआ है क्या? सर 10% ही आ रहा है।
10 ही आ रहा है ना? 12,500 ही आ रहा है, 37,500 ही हो रहा है। कुछ कैलकुलेशन बताया क्या लोग ने? नहीं बताया। 31 जुलाई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने ही है। तो ये लोग का ही गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे 12,500 आएगा और यहाँ पे 137,500 होगा। ओके चलो, तभी इंडेक्स क्या बोल रहा है वो देखो। एबनॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज इज नॉट कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो बोल रहा है कि 30% जो इंटरेस्ट बता रहा है ना, वो 30% बहुत एक्सेसिव है। इतना बड़ा इंटरेस्ट कोई नॉर्मल ट्रेड में चार्ज नहीं करता, तो ये इंटरेस्ट अबनॉर्मल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इतना इतना बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे रहता नहीं है, तो ये लोग मैनिपुलेट करने को ट्राई कर रहे हैं। सेल कम बता के बाकी का जो इनकम है वो लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और इसीलिए इंडेक्स बोल रहा है कि तुम लोग को पूरा का पूरा एक ही सिंगल सेल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? इंटरेस्ट बहुत एबनॉर्मल है। ठीक है, मे बी पॉसिबल जीएसटी वगैरह बचाने के लिए सेल ही कम बता रहे, बाकी का लोग इंटरेस्ट इनकम में डालने को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और जीएसटी का प्रोविजन यहाँ पे मिक्सअप मत करना कि इंटरेस्ट उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है नहीं लगता है वगैरह। तो इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि ये रेट बहुत हाई है, ये एबनॉर्मल है, इसी के लिए वो लोग मैनिपुलेट करने को ट्राई कर रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा 137,500 अपने को सेल के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। समझ में आया क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट। On 31st July 2019, Acceptable sold goods at the price of 125 plus interest of 30% per annum payable on 31st July 20। ठीक है, यानी कि कितना महीना हुआ? एक साल हुआ, हाँ 1 ईयर। सर। 31 जुलाई 19 को बेचा और 31 जुलाई 20 को पैसा आएगा एक साल बाद। नॉर्मल इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। व्हाट फॉर द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर 1920। ठीक है, तो अब ऐसे केस में अगर नॉर्मल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 30% का है, तो 30 में से 10 नॉर्मल है, तो जो बाकी का 20% है ये तुम लोग को सेल में ही बुक करना पड़ेगा। ये तुम लोग इंटरेस्ट के फॉर्म में बुक करोगे। ठीक है, तो 1,25,000 का +20% कर लेते हैं, +20% कितना होगा? 150। ठीक है, तो ये सेल में जाएगा। और पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 12,500। 10% कितना मंथ्स जाएगा? जुलाई अगस्त से पकड़ना पड़ेगा, 8 मंथ्स जाएगा। 8 मंथ्स का कितना आएगा? 8,333। 8,333। सॉरी, वापस बताना। 8,333.33। ये अपना 1920 में जाएगा, और बाकी का जो नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो रहा है, रिमेनिंग 4 मंथ्स, कितना आ रहा है? 3,667।
जैसे 4166.67। सॉरी, मैंने गलत लिखा क्या? वापस एक बार बता, कितना आ रहा है? सो 4166.67, 4166.67। ओके, तो 4167 ये अपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन सेल के फॉर्म में नहीं। तो ये इंटरेस्ट करंट ईयर में और ये नेक्स्ट ईयर में। और करंट ईयर का 1920 का सेल वो होगा 150। जो 20% है उसको अलग से इंटरेस्ट करके रिकॉर्ड नहीं करना है, पार्ट और सेल करके ही रिकॉर्ड करना है। पता चला? हाँ। कितना बाकी है? दो बाकी है। चलो, 28। On 1/12/20, A Limited entered into a contract with customer to install a system for 20 lakhs and implement a software by June 21। 1/12/20 को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जून 21 तक पूरा इंस्टॉलेशन करना है। एट अ कॉस्ट ऑफ 80 lakhs प्लस 15 lakh बोनस फॉर कंप्लीटिंग द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन बाय अप्रैल 21। अगर अप्रैल 21 तक ही पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया तो 15 लाख का बोनस भी मिलेगा। बाकी 80 लाख का ही प्राइस है। ठीक है। इनिशियली ए लिमिटेड एस्टिमेटेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 crore फॉर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन बाय जून 21। ठीक है, ये 1 crore यानी कि 20 लाख सॉफ्टवेयर का और 80 लाख इंस्टॉलेशन का। तो वैसे मिला के टोटल 1 करोड़ का इनिशियल वो लोग सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। अब उसको 15 लाख और भी मिल सकता है अगर ये लोग ने डेट दिया है जून का कि हम लोग जून तक पूरा आपको इंस्टॉल करके देंगे। लेकिन अगर उन्हें इंस्टॉल अप्रैल से पहले कर दिया तो 15 लाख रुपया और मिलेगा। तो उसका क्या है वो लोग बता रहे हैं। इन मार्च 21 द कंपनी फाउंड द सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन 80% कंप्लीट with confidence to earn bonus of 15 lakh by completing the implementation by April 21. Complete the revenue to be recognized in 2021। ठीक है। तो मार्च में ही वो लोग का सिस्टम इंस्टॉल हो गया, सॉफ्टवेयर का 80% काम हो चुका है और वो लोग को लग रहा है कि नहीं वो अप्रैल तक पूरा काम खत्म कर ही लेगा। ठीक है। तो ये 15 लाख का क्या करे वो लोग ये पूछ रहे हैं। तो bonus of 15 lakh is variable consideration considered as change in contract price to be allocated to the performance obligation of software implementation and recognized to the extent of performance obligation satisfied over the time। ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है। सॉफ्टवेयर 20 लाख का है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करके देने वाले हैं 80 लाख में, टोटल 1 करोड़ का है। इसके अलावा अगर हमने ये अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया तो ये अपने को बोनस भी देगा। और ये बोनस अपना वेरिएबल है। वेरिएबल बोला तो पहले से फिक्स किया हुआ नहीं है। अगर ये अप्रैल तक कंप्लीट किया तो बोनस मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इंडेक्स ये बोलता है कि पहले तो तुम लोग को कंफर्म करना है कि तुम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है कि ये तुम लोग कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये बोलता है कि 80% काम मार्च में ही कंप्लीट हो गया है और अप्रैल तक बाकी का 20% काम भी हो जाएगा, ऐसा कंपनी को लग रहा है। तो 15 लाख जो है ये तुम लोग अभी रिकग्नाइज कर सकते हो। अब 15 लाख तुम लोग कैसे रिकग्नाइज करोगे? तो 80 लाख के ऊपर तुम लोग को 15 लाख मिलने वाला है। 80 लाख को तुम लोग बुक्स पे कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी के ऊपर तुम लोग को 15 लाख को भी रिकॉर्ड करना है। अब 80% वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया करंट ईयर में 1920 में, यानी कि बाकी का 20% वर्क तुम लोग 2021 में कंप्लीट करोगे। तो ये जो 80% काम खत्म हो गया है,
80% काम खत्म हो गया है उसका। 80%। 64। 64। 64 ये तुम लोग करंट ईयर में रिकॉर्ड करोगे। और जो बाकी का 20% है, 16। 16, ये तुम लोग रिकॉर्ड करोगे 2021 में। ठीक है। अब ये जो 15 लाख है उसको भी सेम प्रोपोर्शन तो लोगों को फॉलो करना है जो 80 लाख का प्रोपोर्शन है। यानी कि 80% करंट ईयर में, 20% नेक्स्ट ईयर में। 12 और 3, ये 12 लाख जाएगा 1920 में और ये जाएगा 2021 में। समझ में आया क्या? यस सर। और ये जो 20 लाख है ये पूरा का पूरा करंट ईयर में जाएगा 1920 में, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है 100%। ठीक है। यानी कि 1920 में टोटल कितना रिकॉर्ड होगा? सॉफ्टवेयर का 20, इंस्टॉलेशन का 64 और बोनस का 12। टोटल कितना रिकॉर्ड होगा? 96। 96। 96। और 2021 में सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं रहेगा। इंस्टॉलेशन का ये 16 लाख और बोनस का 3 लाख, यानी कि 19 लाख वो रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। टोटल सब मिला के 115 लैक्स विथ बोनस, ये 2 साल में रिकॉर्ड होगा। पता चला? हाँ। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन। A Limited entered into a contract with customer for construction of a machine at a site of customer at 8 lakhs and for supply of spare part of 1.6 lakh in next financial year, but to hold the spare part in A Limited's warehouse separately to be delivered at the customer's factory as and when required in following 3 financial years for additional consideration of 20,000 per annum. Recognize the revenue in the financial year if the contract is duly performed. तो कंपनी ने क्या किया है? 8 लाख का गुड्स यानी कि मशीन सप्लाई की है। और उसका जो स्पेयर पार्ट है 1.6 लाख का है, जो अपने को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में सप्लाई करना है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आगे के 3 साल में उसको जितना जितना स्पेयर पार्ट लगेगा ना, वो अपने को बोलेगा और अपने को उसको सप्लाई करना है। अब क्योंकि स्पेयर पार्ट 1,60,000 का है, लेकिन वो डिलीवरी अभी नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास ही रखो। और 3 साल में जब भी हम लोग मांगेंगे तभी आप स्पेयर पार्ट को सप्लाई करना। इसके लिए अपन 20,000 पर एनम का एक अलग से कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली स्टोरेज कॉस्ट गिन लो 20,000 का। ठीक है। तो अब ये केस पे रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो लोग ये पूछते हैं। ठीक है। पहला, 8 लाख का तो मशीन हम लोग अभी दे रहे हैं। ठीक है। तो 8 लाख तो अपन अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी वो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, ट्रांसफर होगा, तभी वो साल में उसको दे रहे। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि 8 लाख और 1.6 ये दोनों नेक्स्ट ईयर में अपने को देना है। तो 8 लाख अगर नेक्स्ट ईयर में अगर मशीन दे रहे तो नेक्स्ट ईयर में सेल्स बुक करेंगे। अगर ये साल में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो ये साल में सेल्स बुक करेंगे। दैट डिपेंड्स कि इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट कब भी होता है। जो 1.6 लाख है, ठीक है, ये अपने को सप्लाई करना है। जो अपने ही गोडाउन में वो रहेगा और वो कस्टोडियन के हिसाब से रहेगा।
कस्टोडियन यानी कि अपन उसका पोजीशन अपने पास रख रहे हैं, लेकिन वो गुड्स अपना नहीं है। सामने वाला जब भी मांगेगा तभी उसको देना पड़ेगा। ठीक है। तो 1.6 लाख भी अपन सेल करके अब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि 8 लाख का सेल मशीन का, 8 लाख का सेल, सॉरी 1.6 लाख का सेल, ये भी रिकॉर्ड कर लो। जब भी वो अवेलेबल फॉर सेल अपन कर दिया, वो लोग को बोल दिया जब भी मांगोगे हम लोग देने को तैयार है। ठीक है। तो वो टाइम पे अपन ये 1.6 लाख भी सेल के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेगा। अब जब 20,000 रुपया अपन एडिशनल चार्ज कर रहे हैं, वो अपने को 3 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। हर साल का 20,000 रुपया वो अपन रिवेन्यू करके रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन वो सेल का पार्ट नहीं रहेगा। दैट विल बी सेपरेट इनकम जो रिवेन्यू करके अपने को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। लेकिन ये 20,000 एक साल में रिकॉर्ड नहीं होगा, 3 साल में रिकॉर्ड होगा। पहले साल में 20, दूसरे में 20, तीसरे में 20। अब उसके बाद भी अगर वो गुड्स लेके नहीं गया, ठीक है, तो उसका आगे का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि अभी आगे का पैसा हम लोग अलग से चार्ज करेंगे। वो 20,000 से ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाए। पता चला एवरीवन? यस सर। ओके। तो चलो फाइनली ये इंडेक्स खत्म हुआ। अभी यहाँ पे मिक्स सम दिया हुआ है, ये सॉल्व्ड केसेस यानी कि ये सिर्फ ये इंडेक्स का नहीं है, मिक्स सम से। तो ये इंडेक्स यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है।